हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरे। और अरे हम लोग ना एकदम ऐसे पढ़ेंगे, एकदम आसानी से पार हो जाएगा अरे। और अरे है भी ऐसे बहुत आसान। अरे तो तुम लोग सुनोगे ना, अरे बच्चे की जान लेगा क्या। सुने हो ना अरे के बारे में, तो अरे के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे। अरे यार, क्या हालचाल। ठीक है, तो वो अरे नहीं है, लेकिन अरे बस एकदम बहुत ही आसान वाला अरे। तो बी कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा सेशन, मज़ेदार सेशन होने वाला है ये। और फिलहाल तुम लोग बहुत चिंता कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम के बारे में कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो 1 महीना बाद हो सकता है ना। सबसे बड़ा बात तो ये है कि हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, 95% चांसेस है कि तुम लोग एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो कि होने वाला 1 महीना में, और तैयारी एकदम ज़बरदस्त चालू रखो अपना, है ना। और प्लस हमको पता है कि एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले होता क्या है। 1 महीना पहले एग्ज़ाम से पता है क्या होता है, प्लानिंग होता है कि कल से अब हम लोग ना इतना घंटा पढ़ेंगे। रूटीन बनाया जाता है, ये सब्जेक्ट इस दिन, ये सब्जेक्ट इस दिन, और इस तरीके से हम बोर्ड्स के लिए पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और फिर अगले दिन उस प्लान का प्लान बी, है ना, 2-3 दिन बाद शायद प्लान बी बने, फिर प्लान सी बने, फिर प्लान डी बने। तो ऐसे ऐसे करके प्लान में चेंज होता रहता है। जैसे जैसे दिन घटता रहता है तो अलग अलग प्लान बनता है। हाँ, घंटा बढ़ता रहता है अगले दिन का पढ़ने का, कि अब से 9 घंटा, अब से 10 घंटा, अब से 11 घंटा पढ़ेंगे डेली दिन में। तो ऐसा प्लान जो अगर तुम लोग का भी बन रहा होगा, तो ऐसा प्लान बनाना ठीक है। अगर एक बार में कामयाब हो जा रहा है तुम्हारा प्लान, अकॉर्डिंगली उसके चल रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लान बना लिया एक दिन बैठ के, और फिर उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो प्लान बनाओ, अच्छा चीज़ है, एक दिन बना के ट्राई करो। लेकिन अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन में तुमको पता चल जाए कि ये प्लान मेरा वर्क नहीं कर रहा, तो देखो, ज़्यादा प्लान वैन बनाओ मत। सिर्फ एक काम करो, मोबाइल को थोड़ा कम यूज़ करो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ। जितना भी डेविएशंस तुमको लगता है कि पढ़ाई में आने वाला, उन सब डेविएशन से दूर हो जाओ। कोशिश करो कि दूर होने का जितना हो सके। खाना पीना खाओ, है ना। थोड़ा सा अगर सुबह हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो 15 मिनट के लिए, ताकि कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा रहे, पढ़ाई में मन डिस्ट्रैक्ट ना हो। और बस पढ़ो, मतलब दिन में खाना है, पीना है और पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही है, बोर्ड्स का तैयारी अगर करना है तो ऐसे ही होगा। और खुद को मोटिवेटेड रखो, कुछ ऐसा करो, थोड़ा सा पोर्शन पढ़ो और फिर बोलो अरे ये हो गया, अब तो हो जाएगा आगे का। तो ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ, और ऐसे थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करते रहेंगे तुमको मोटिवेट करने का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरेज। अपने अरेज पे आते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अरेज होता क्यों है ना। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है विथआउट अरे। तो ये विथआउट अरे प्रोग्राम हम क्यों लिखे हैं, पहले हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमको क्या करना है ना, एक कॉन्टैक्ट्स का ऐप बनाना है। ठीक है, सच में बनाना है कॉन्टैक्ट्स का ऐप। और उसमें करना क्या है कि चलो, 1000 10,000 लोग का नाम तो सेव करेगा ही ना कोई भी इंसान, अगर कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहा है एक ऐप के थ्रू, एक ऐप टाइप से, तो 1000 10,000 नाम सेव करेगा शायद, मतलब एट मोस्ट हम मान के चल रहे हैं। तो 1000 नाम सेव करना होगा, उसका नंबर सेव करना होगा, और भी कुछ कुछ सेव करना होगा, शायद ईमेल आईडी वगैरह वगैरह भी सेव करना रहेगा। लेकिन चलो आते हैं हम लोग तुम्हारे लेवल पे, ताकि हमको एकदम सिंपल प्रोग्राम लिखना है ना, सिंपली तुमको चलो दे देते हैं कि सोच के चलो कि 1000 के लिए करना है। 1000 10,000 कॉन्टैक्ट्स हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं कि तुम 5 इंसान का नाम और उसका नंबर को तुमको सेव करना है। और उसके बाद मतलब सेव करवा लो, चाहे इनपुट लेके, चाहे खुद ही प्रोग्राम में ही तुम 5 नाम और 5 नंबर सेव कर लो। और उसके बाद क्या करना है कि जो यूज़र है ना, वो एक नाम एंटर करेगा, और तुमको सर्च करके बताना है कि उसका नंबर क्या है। तो कॉन्टैक्ट्स ऐप में तो ये ना करते हैं हम लोग कि जाते हैं सर्च में, एक नाम टाइप करते हैं और फिर वो आ जाता है, वो नंबर आ जाता है, फिर हम लोग उसमें कॉल लगा देते हैं। तो यही होता है कॉन्टैक्ट्स ऐप में। तो क्या ये छोटा सा मतलब प्रोग्राम तुम लिख सकते हो, जिसमें 5 जन का नाम एंट्री मारना है, 5 नंबर एंट्री करना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्या करना है, उसके बाद हम लोग को एक यूज़र नाम देगा और उसका हम लोग को नंबर बताना है। तो देखो, वो प्रोग्राम मेरे पास लिखा हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अरे का यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो तुमको अपने आप धीरे धीरे समझ आएगा, है ना। तो उसको टाइम दो, खुद को अपने अंदर से वो फीलिंग आना चाहिए कि अरे यार ऐसा कुछ होना चाहिए। और फिर हम लोग अरे को इन्वेंट करेंगे खुद, या डेवलप करेंगे, या देखेंगे कि इसका पर्पस कैसे हुआ, इसका पर्पस पैदा कैसे हुआ, है ना। कहते हैं ना कि आविष्कार, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार आविष्कार की जननी होती है ना। कोई भी चीज़ इसलिए आता है क्योंकि उसका हम लोग को चाहिए होता है। तो वो फीलिंग तुमको आ जाने वाला है कि हम लोग को कुछ चाहिए अरे जैसा, और फिर हम लोग के पास अपने आप अरे आएगा, बताएंगे कि हाँ ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है दुनिया में, और उस टाइप से इंट्रोडक्शन होने वाला है अरे का।
देखो हम लोग किए क्या है कि 5 नाम ले लिए। तो ये स्ट्रिंग देख रहे हो तुम, स्ट्रिंग नेम 0 नेम 1, अब 5 नाम लिए हैं और उन्हीं लोग का नंबर लिखे हैं। तो सबसे पहला नाम है विवेकानंद और उनका फिर नंबर हम दे दिए नंबर 0 में। ठीक है, नेम 0 है विवेकानंद जिसमें हम स्टोर स्ट्रिंग वेरिएबल, और फिर इंट में हम उनका नंबर स्टोर कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है ना, सब मेरे द्वारा बनाया गया नंबर्स है। और फिर नेम 1 में है शिवाजी और उनका फिर नंबर 1 जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम नंबर 1 में सेव कर दिए। उस तरीके से तुमको दिख रहा है नेम 2 नेम 3 नेम 4 और उन्हीं का नंबर। एपीजे अब्दुल कलाम नेम 2 है तो उनका नंबर कौन सा है, तो नंबर 2। समझ गया होगा, इतना सिंपल सा चीज़ है। तो हमको 5 नंबर लेना था तो हम 5 नंबर ले लिए, 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर हो गया और 5 नेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम लोग को प्रोग्राम में ये ना करना था कि 5 नेम और 5 नंबर सेव कर लेना था। अब हमको करना क्या है कि यूज़र हमको देगा एक नाम। तो यूज़र हमको नाम देगा, इसलिए हम यूटिल पैकेज का यहाँ यूज़ किए, देख लो। और फिर स्कैनर क्लास के थ्रू, ये तुमको दिख रहा होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं और फिर system.out.println कर रहे हैं कि हुज कॉन्टैक्ट नंबर आर यू लुकिंग फॉर। ये स्कैनर क्लास इसलिए लाए क्योंकि हमको यूज़र से एंट्री लेना था। और फिर system.out.println कर रहे हैं कि भाई साहब जो भी यूज़र है मेरा उससे पूछ रहे हैं कि आपको किसका नंबर चाहिए, किस इंसान का नंबर ढूंढ रहे हैं। और फिर यूज़र जो भी एंट्री देगा उसको हम फाइंड में स्टोर कर ले रहे हैं। एक फाइंड नाम का स्ट्रिंग है जिसमें हम जो भी यूज़र एंट्री देगा तो यूज़र से एंट्री ले रहे हैं नेक्स्ट लाइन फंक्शन के थ्रू स्कैनर क्लास का, और उसको फाइंड में स्टोर कर ले रहे हैं। तो बहुत सा सिंपल सा चीज़ है, यही तो काम करना था ना, 5 नाम 5 नंबर स्टोर करना था और यूज़र से एंट्री लेना था। तो अब यूज़र से एंट्री ले ली। अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि भाई अपना प्रोग्राम काम कैसे करेगा। तो प्रोग्राम अब लिखना है हमको, तो ऐसे ही लिखेंगे ना कि अगर जो फाइंड, जो यूज़र एक नाम दिया है ना हमको जिसका नंबर यूज़र को चाहिए, तो यूज़र को किसका नंबर चाहिए, जिसका भी नंबर चाहिए हम फाइंड में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फाइंड में उस इंसान का नाम स्टोर किए जिसका यूज़र को नंबर चाहिए। मान लेते हैं तुमको उसका नंबर चाहिए, ठीक है, तो तुम ही फाइंड यूज़र हो। तो फाइंड डॉट इक्वल्स नेम 0, अगर फाइंड नेम 0 के बराबर है, मतलब अगर फाइंड विवेकानंद है ना, फाइंड में विवेकानंद अगर डाला हुआ है यूज़र, तो हम क्या करेंगे, system.out.println कर देंगे नाम विवेकानंद और फिर थोड़ा स्पेस देके विवेकानंद का जो नंबर है नंबर 0 वो हम प्रिंट कर दे रहे हैं, नंबर 0 यहाँ पे स्टोर्ड है। उसी तरीके से अगर अगर फाइंड का वैल्यू जो है वो नेम 1 के बराबर है, ठीक है, अगर फाइंड का वैल्यू नेम 1 के इक्वल है, मतलब फाइंड अगर शिवाजी है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, system.out.println नेम 1 मतलब शिवाजी, यहाँ नेम 1 में तो शिवाजी प्रिंट हो जाएगा और नंबर 1 में क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर 1 में शिवाजी का जो नंबर डाला हुआ है नंबर 1 है ना, ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का वो ऐप बन गया ना, जिससे हम लोग 5 नाम एंट्री डाल दिए और फिर सर्च कर सकते हैं। तो चलो इसको हम रन भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कॉन्टैक्ट किसका ढूंढना चाह रहे हैं हम, कॉन्टैक्ट तो हम यश का कॉन्टैक्ट ढूंढना चाह रहे हैं। देखो यश का कॉन्टैक्ट प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा था। अच्छा, अब बात यह है ना कि प्रोग्रामर एक्चुअली एंट्री कर दे रहा था 5 नाम और 5 नंबर, लेकिन एक्चुअली में जब एक मोबाइल कंपनी कोई ऐप बनाता है कॉन्टैक्ट्स वाला, या कोई भी कॉन्टैक्ट्स वाला ऐप बनाता है, तो वो उस ऐप के अंदर के कोड में ही तो कॉन्टैक्ट्स नहीं सेव करता है। कॉन्टैक्ट्स सेव कौन करता है एक्चुअली में, जो कॉन्टैक्ट्स का ऐप यूज़ करने वाला है। तो एक्चुअली में जो ये नाम और नंबर का एंट्री जो लेना है वो भी कहीं ना कहीं हमको यूज़र से मांगना चाहिए था, ये ज़्यादा लॉजिकल होता प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें यूज़र जो है हमको सारा नाम और सारा नंबर, जितना भी 5 जन का नाम देगा 5 जन का नंबर देगा, यूज़र ही स्टोर करेगा। और फिर हम क्या करेंगे कि, और फिर उसके बाद यूज़र एक नंबर को किसी दिन फाइंड करने आएगा, सर्च करेगा, है ना, जब सेव कर लेगा उसके कुछ दिन बाद शायद, लेकिन हम लोग तो तुरंत सब कुछ करके देखेंगे। तो यूज़र फिर एक नाम एंटर करेगा और हमको उसका नंबर यूज़र को दे देना है। तो उसका जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, है ना, जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसके हिसाब से हम लोग ऐसा ही प्रोग्राम लिख पाएंगे। तो देखो सबसे पहला लाइन में हम क्या किए, यूटिल पैकेज को बुला लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं और इस बार ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं SC, ठीक है, कॉमनली लोग देते हैं SC नाम देते हैं। उसके बाद हमको क्या चाहिए, यूज़र से हमको 5 जन का नाम और 5 जन का नंबर चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा लेने का, यूज़र से सबसे पहले हम एक नाम लेते हैं कि system.out.println कर दे रहे हैं, इसलिए एंटर द नेम ऑफ द पर्सन,
एक पर्सन का नाम फिर यूज़र एंटर करेगा और उस नाम को हम नेम ज़ीरो में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग नेम ज़ीरो में जो यूज़र पहला नाम डालेगा उसको हम स्टोर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर हिज और हर कॉन्टैक्ट नंबर। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ भाई उनको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है उस इंसान का। और फिर इंट नंबर ज़ीरो में हम क्या करेंगे, यूज़र के द्वारा डाला हुआ कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लेंगे। इसी तरीके से फिर हमको सेकंड इंसान का नाम चाहिए, तो उसको यूज़र को हम बोलेंगे एंटर द नेम ऑफ द पर्सन, फिर से बोलेंगे। तो फिर यूज़र क्या करेगा, एक और जो नेम है मतलब एक और नाम देगा और उसको हम नेम 1 में स्टोर कर ले रहे हैं, यूज़र का जो भी एंट्री है। उसके बाद हम करेंगे एंटर हिज कॉन्टैक्ट नंबर और फिर नंबर 1 में उस इंसान का नंबर स्टोर कर लेंगे। मतलब अगर देखें तो हम काम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो हम पिछले बार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस बार हम सारा एंट्री नेम 0, नेम 1, नेम 2 और नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2 खुद से ले लिए थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र से ले रहे हैं, तो यूज़र हमको दे रहा है। तो यूज़र अगर हमको दे रहा है तो हम 5 जन का जब एंट्री ले रहे हैं तो देख रहे हो कितना लंबा हो जा रहा है। हर एंट्री के लिए हमको 4 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। उसके बाद हमको लिखना पड़ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि अब हमको अब क्या चाहिए, यूज़र से पूछना है कि आपको किसका नंबर ढूंढना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हुज कॉन्टैक्ट नंबर आर यू लुकिंग फॉर, ये प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र हमको एक नाम देगा जिसका कॉन्टैक्ट नंबर वो ढूंढ रहा है। उस नाम को हम स्टोर कर ले रहे हैं फाइंड में, ठीक है। उस नाम को हम फाइंड में स्टोर कर ले रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इफ फाइंड डॉट इक्वल्स नेम 0, फाइंड अगर नेम 0 के बराबर है, मतलब जो पहला नाम यूज़र डाला था उसके बराबर है, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दे रहे हैं नेम 0 प्लस नंबर 0, क्योंकि नंबर 0 ही तो डाला था नेम 0 के साथ यूज़र, तो नेम 0 का नंबर तो नंबर 0 था ना। उस तरीके से फिर हम कर दे रहे हैं यही स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर दे रहे हैं 5 बार कि अगर वो जो फाइंड यूज़र नाम दिया है वो नेम 1 के बराबर है, नेम 0 नहीं नेम 1 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, नेम 1 को प्रिंट कर दीजिए और नंबर 1 को प्रिंट कर दीजिए। और फिर कर रहे हैं इफ फाइंड जो यूज़र नाम डाला है वो नेम 2 के बराबर है, तो आप कंप्यूटर जी क्या कीजिए, नेम 2 को प्रिंट कर दीजिए, मतलब डिस्प्ले कर दीजिए, और नंबर 2 को डिस्प्ले कर दीजिए, और बीच में थोड़ा स्पेस हर बार के लिए कर रहे हैं। तो ये तुमको समझ आ गया होगा कि ये भी वही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें यूज़र सारा एंट्री कर रहा है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब क्या करते हैं कि ये तुमको समझ आ गया, लेकिन अब एक बात बताओ कि अगर आपको 1000 नाम या 10,000 नाम, जैसा कि एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स ऐप में यूज़ होता है, उतना लगभग रखा जाता होगा, क्योंकि नॉर्मली एट मोस्ट एक आदमी 1000 या 10,000 कॉन्टैक्ट्स ही सेव करता होगा, तो उतना स्पेस के हिसाब से बनाया हुआ रहता होगा, वो डिजिट डाला रहता होगा कि इतना कॉन्टैक्ट्स आदमी सेव कर सकता है, एक कट ऑफ के थ्रू, है ना, कट ऑफ डाला रहता होगा, एक कट ऑफ नंबर, या हो सकता नहीं भी डाला रहता होगा, लेकिन हम लोग चलो कट ऑफ वाला ही डाल के बनाएंगे। तो अगर हम लोग 1000 इंसान का भी बनाए तो सोच रहे हैं हमको कोड कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, कितना बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ जो ये नेम 0 फिर नंबर 0 फिर नेम 1 फिर नंबर 1 ऐसे करके उस पूरा कॉपी पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग भी करना पड़ेगा, और इसके तहत हमको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। प्लस यहाँ इफ़ वाले स्टेटमेंट में भी देखो तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको कितना दिक्कत हो रहा है, हर बार एक स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। अगर 1000 ठो होगा नाम तो हमको कितना सारा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ होगा ना, ये सही नहीं है, मतलब वर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है कोडर के लिए, जो कोडिंग कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। तो कुछ नया करते हैं, है ना, कुछ ऐसा चीज़ करते हैं हम लोग कि हम लोग इस काम को आसानी से कर सकें। और ऐसा ही कभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा था हिस्ट्री में थोड़ा कुछ समय पहले, तब अरे का जो है आविष्कार हुआ था कि हम लोग एक चीज़ करते हैं कि बात वो लोग ये समझा कि अरे भाई, समझा गया ना वो लोग कि हम लोग एक ही टाइप का डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जैसे नेम 0 नेम 1 नेम, तो एक सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर कर रहे हैं, फिर नंबर 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो हम लोग एक सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एक चीज़ बनाते हैं, एक सीरीज ऑफ नंबर्स या सीरीज ऑफ, मतलब है ना, समझ रहे हो ना, कॉन्टैक्ट्स में क्या हो रहा है, 10 ठो नाम सेव करना है तो 10 नाम है ना, सिमिलर टाइप का डेटा है, 10 नंबर है तो 10 नंबर जो है, नंबर एक सिमिलर टाइप का डेटा हो गया ना, मतलब सब में एक ही टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, एक इसका नंबर है एक उसका नंबर है, लेकिन है तो दोनों कॉन्टैक्ट नंबर ही। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो हम लोग एक अलग टाइप का डेटा टाइप नहीं बनाते हैं, एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप बनाते हैं, मतलब वो अरे होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड हो सकता है, और प्लस ये नेम 0 नेम 1 10 बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें हम लोग फॉर लूप की मदद से इनिशियलाइजेशन कर, मतलब थोड़ा आसान कर देंगे उसी काम को, है ना,
क्योंकि हम लोग फॉर लूप की मदद से ना यहाँ पे इस जगह पे देखो, इस जगह पे हम लोग फॉर लूप का भी अगर यूज़ करते तो ये नेम2 नेम3 ये वाला स्टेटमेंट्स बहुत बार नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को फॉर लूप ऐसे नहीं हो सकता था, है ना। इतना सारा स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता अपने को, अगर हम लोग के पास अरे जैसा सुविधा नहीं होता। तो अरे का इन्वेंशन इसीलिए हुआ था। अब चलो अरे का इन्वेंशन जो हुआ तो उसमें अरे लिखते कैसे हैं और उसी टाइप का काम को अरे में कैसे करते हैं, काम हम लोग सेम करेंगे, बट इस बार क्या करेंगे, अरे का हेल्प से करेंगे और समझेंगे कि अरे हम लोग को कितना सुविधा देता है, एक प्रोग्रामर को कितना आसानी हो जाता है अगर उसके पास अरे नाम का एक चीज़ हो तो देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे एक डिक्लेयर करेंगे नेम का, क्योंकि हम लोग को 5 नाम एंटर करना था। तो हम लोग क्या, और सारा नेम तो स्ट्रिंग ही होगा, तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग, फिर जो भी हम लोग नाम दिए थे पिछले बार तो नेम कर रहे थे और सब में एक सबस्क्रिप्ट लगा दे रहे थे, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे कर रहे थे ना। तो इसमें भी आइडिया लगभग वही है, लेकिन इसमें आइडिया ये है कि हम लोग नेम 0 जो होगा ना उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, NAME के बाद 0 तुम्हारा ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा स्टाइल है नेम 0 लिखने का, और समझ गए होगे अभी तक नेम 0 लिखने का। हम मिटा दे रहे थे लेकिन चलो रहने देते हैं इसको। तो इस टाइप से लिखा जाएगा, नेम 0 सीधा नहीं लिखा जाएगा, बीच में एक ब्रैकेट दिया जाएगा सुंदर सा, है ना, खोल बंद करने वाला। तो ये कहीं ना कहीं अरे का एक सिंबल हो गया तुम्हारे लिए कि जहाँ भी ऐसा ब्रैकेट स्क्वायर टाइप का, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का ब्रैकेट मिला तो समझ जाओ कि हाँ अरे का एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करना था कि हम लोग को नेम एंटर करना था 5 तो, और 5 नेम जो था वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया ना। नाम जो है वो एक डेटा है, लेकिन नाम का डेटा टाइप क्या होगा, तो स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग नेम तो पता ही है, इतना तो पता है पहले से, और अरे है मतलब 5 तो स्टोर करना है ना, तो इसलिए हम लोग क्या किया, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5। और क्योंकि नंबर स्टोर करना था 5 तो हम लोग क्या किए, इंट नंबर, और फिर ऐसे ब्रैकेट देते हैं हम लोग और न्यू इंट 5 कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे हम लोग इंट ए लिखते थे ना सिर्फ सिंपली, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये तरीके से वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि नेम रहेगा वेरिएबल का नाम, और ऐसा 5 तो चाहिए, तो नेम 0 नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 नेम 5, ऐसा नेम 4 तक ही जाएगा। 0 से स्टार्ट करते हैं और 4 तक ही जाएगा, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे भी देखे थे 5 तो नाम था ना। ये इसमें नहीं दिखाता, इसमें दिखाता देखो 5 नाम है, नेम 0 नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4। तो उसी टाइप से अरे में क्या होता है, बस ऐसे हो जाता है, नेम 0 जो ब्रैकेट में होता है, और डिक्लेयर करने का तरीका जो होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका जो होता है, वो शुरू में ऐसा स्टेटमेंट लिख के करते हैं। तो ये स्टेटमेंट नया दिख रहा है लेकिन फ़ायदेमंद है। तो जो फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि इतना लंबा कोड लिखना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। अब आपको इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आपका काम छोटे से में हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ नया चीज़ याद करना पड़ेगा। सोचो अगर तुमको अरे नहीं इस टाइप से एग्ज़ाम में कोड लिखना होता तो तुमको कितना लंबा टाइम लगता। सिर्फ 10 का देता है, 10 नंबर एंटर करने देता है अक्सर ICSE एग्जाम्स में। तो इस वाले मेथड से उस वाले मेथड से तो बहुत टाइम लगेगा ना। इस वाला का कोड देखो इतना छोटा सा है, अरे वाला कोड देखो वही सेम चीज़ के लिए इतना छोटा सा है, देख रहे हो कितना छोटा है। तो ये चीज़ समझ जाओ कि ये जो तरीका है वो डिक्लेयर करने का तरीका है अरे का। पहले डेटा टाइप लिख देते हैं, है ना, पहले डेटा टाइप, फिर वो नामकरण जो भी नाम देना है आपको, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए ताकि हमको समझ आ जाए कि वो एक अरे है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू दीजिए, फिर ये न्यू एक कीवर्ड होता है, जो कि न्यू कीवर्ड का यही काम होता है कि थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता है, बता देता है कि कोई नया चीज़ आने वाला है, कोई नया डेटा आने वाला है मेरे पास। कंप्यूटर को बता देता है कोई नया डेटा आने वाला है, इसलिए थोड़ा स्पेस रखो अपने पास, यही काम करता है ये न्यू कीवर्ड। तो क्योंकि अरे में बहुत बड़ा डेटा भी आ सकता है, तो ये न्यू कीवर्ड से एक कंप्यूटर तैयार कर लेता है अपने पास। तो यहाँ पता चल रहा है कि अपने के पास 5 तो इंटीजर वाला नंबर आने वाला है, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है कि 5 तो क्रिएट कर लेता है, अपने पास स्पेस क्रिएट कर लेता है। और अक्सर अरे का तुमको ना इस टाइप का पिक्चर दिखाया जाता होगा, है ना, ये अरे मेमोरी एलोकेशन। तो ये तुम्हारा 5 डब्बा क्रिएट कर लेता है, मान लो इसको नाम दे। अगर हम लोग के केस में क्या होता है, नेम एट 0 के लिए ये विवेकानंद स्टोर हो जाते हैं, नेम एट 1 में शिवाजी स्टोर हो जाते हैं, नेम एट 2 में APJ अब्दुल कलाम, नेम एट 3 में रानी लक्ष्मीबाई, नेम एट 4 में यश। तो इस टाइप से हम लोग को स्टोर करना था। तो जैसे ही पता चलता 5 तो वो 5 स्पेस क्रिएट कर लेता। 5 तो यहाँ पे ए नाम नहीं था, हम लोग का नाम है नेम, ठीक है। हम यहाँ पे एक ए नाम का, अगर ए नाम से तुम कर रहे हो
तो वैसे 5 मेमोरी एलोकेट कर लेगा कंप्यूटर। अपने केस वाला में देखो तो कुछ ऐसा डेटा बनेगा जो हम लोग शुरू में प्रोग्राम किए थे, उसमें देखोगे अगर तो कुछ ऐसा मेमोरी एलोकेशन होगा अगर हम लोग अरे से काम करें। नाम क्या देंगे, नेम एट 0 पे होगा हम लोग का, विवेकानंद नेम एट 1 पे ही है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ देख रहे हो अरे में, तुम्हारे पास नेम एट 0 का नंबर एट 0 पे है, तो कहीं ना कहीं एक लिंक भी कर देता है। अगर अलग अलग टाइप का डेटा होना, जैसे नेम एक सिमिलर टाइप का डेटा के लिए एक अरे बन गया नेम वाला डेटा, नंबर जो एक सिमिलर टाइप का डेटा है उसके लिए एक अलग अरे बन गया। लेकिन इन दोनों अरे के बीच में ये जो नंबर्स होता है ना, जो उसके ब्रैकेट के अंदर रहता है, वो कहीं ना कहीं एक लिंक इस्टेब्लिश कर देता है कि नेम एट 0 को हम नंबर एट 0 से रिलेट कर चुके हैं। ऐसा कुछ रिलेशन हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं और ये रिलेशन हम लोग के बहुत काम आ जाता है। तो अरे एक अच्छा फॉर्मेट है डेटा स्टोर करने का, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा ना लिंक्ड टाइप का भी एक चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। तो एक बात ये हो गया हम लोग का अरे का क्या क्या फ़ायदा है ये तुम देख सकते हो अभी। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये वापस से आ जा रहे हैं अपने अरे वाले प्रोग्राम में। तो ये तो तुम देख चुके, स्ट्रिंग नेम के लिए 5 कंप्यूटर डब्बा अपना एलोकेट कर लिया होगा। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ऐसा कोई डब्बा होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 5 डब्बा जिसमें इंडेक्स नंबर है ना। एक चीज़ और बताना था तुमको कि ये जो इंडेक्स नंबर है, ये जो अंदर में डब्बा के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर या लोकेशन नंबर बोलते हैं। तो ये जो पहला लोकेशन जो विवेकानंद को मिला हुआ है वो है नेम एट 0 नंबर मिला हुआ है, मतलब पोजीशन नंबर 0 मिला हुआ है इनको, या पोजीशन इंडेक्स नंबर इनका जो है वो 0 है। उसके बाद फिर नेम एट 1, तो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन है, तो शिवाजी। तो उस टाइप से इंडेक्स नंबर बोला जाता है। ये जो नंबर रहता है ना वो ब्रैकेट के अंदर, उसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में क्या है कि ये तरीका हो गया डिक्लेयर करने का, और अभी हम इसमें स्टोर नहीं किए हैं, स्टोर तो यूज़र करेगा ना, वो हम स्टोर यूज़र करेगा, मानो यूज़र ही वो सारा नाम और वो सारा नंबर एंट्री करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फॉर लूप चला रहे हैं, i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 5 तक। तो फॉर लूप के बारे में तो तुम जानते ही होगे, इनिशियल वैल्यू i इक्वल टू 0 अंदर जाएगा सबसे पहले, तो इस गेट के अंदर जाएगा, और फिर इस गेट के जैसे ही अंदर जाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हो तो यही एग्जीक्यूट होगा। SOPLN एंटर द नेम ऑफ द पर्सन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और फिर आएगा नेम एट 0 इक्वल्स sc.next लाइन, मतलब नेम एट 0 जो है वो यूज़र एंटर कर सकता है। उसके बाद system.out.println हो जाएगा एंटर हिज और कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर नंबर एट आई, फिर यूज़र नंबर एंटर कर सकता है। और फिर आप जैसे ही इस गेट में जाओगे ना, फॉर लूप के इस गेट में, बंद होने वाले गेट में, तो फॉर लूप को यही कहना कि हम तुमको निकलने तो देंगे नहीं, तुमको वापस से जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप का गेट दादागिरी करता है, बोलता है मेरे गेट में घुस तो सकते हो, निकल नहीं सकते हो। ठीक है, फॉर लूप या कोई भी लूप का गेट यही कहता है कि मेरे गेट में घुस सकते हो। घुसोगे कब, जब ये कंडीशन सच होगा तभी घुसना। ठीक है, ये कंडीशन को पहले देख लेना, अगर सच होता है तो घुस जाना इस गेट में। और निकलने का जैसे ही टाइम आता है ना, तो निकलने देता नहीं है, दादागिरी करता है और बोलता है कि तुमको निकलने नहीं देंगे, वापस यहाँ पे जाओ इस जगह पे और अपना वैल्यू को अपडेट करो, और उसके बाद वापस से इस कंपैरिजन को करो। ये कंपैरिजन अगर सही होता है तो तुमको वापस से इस गेट में घुसना पड़ेगा, और ये सारा जो लाइन ऑफ कोड से उसको एग्जीक्यूट करते जाओ लाइन बाय लाइन। और फिर जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे बंद होने वाले गेट में, तो ये फिर तुमको निकलने नहीं देगा, बोलेगा वापस से जाओ, हम नहीं निकलने देंगे, हम ठहरे लूप के गेट, मेरा अपना इलाका है, नहीं निकलने देंगे तुमको यहाँ से। तो तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा इस चीज़ के पास, अपना वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा। और अगर बाय द वे तो ये कंडीशन गलत हो गया वैल्यू अपडेट करने के बाद, तो फिर तुम इस लूप में घुसोगे ही नहीं तो निकलोगे ही नहीं, और निकलोगे ही नहीं तो सीधा कर यहाँ आ जाओगे। अगर घुसने मना हुआ इस गेट में, तो सीधा इस गेट का जो बंद होने वाला पोजीशन है उसके जस्ट बाहर आपका प्रोग्राम कंट्रोल आ जाता है। लेकिन बात है कि क्या कोई ऐसा है ना, कोई ऐसा माइका लाल नहीं बना जो इस गेट के अंदर घुस के हैं बिना गेट के अंदर घुसा हो और निकल भी गया हो। तो हाँ, ऐसा है एक जन। कौन है वो, कौन है जो ऐसा कारनामा कर सकता है? हम लोग का बाहुबली यहाँ पे है कौन, कोई है? तो आंसर यही है इसका कि हाँ है। कौन है? तो ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, बी से बाहुबली, बी से ब्रेक। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है। बोलता है लूप के अंदर आए हैं लेकिन ब्रेक करके जाएंगे, इसको तोड़ के जाएंगे इस गेट को, तुम निकलने नहीं देगा हमको इस गेट से, तोड़ के जाएंगे गेट को। और वो क्या करता है, अगर कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर किसी भी पोजीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट आ गया,
मतलब बहुत सारा लाइन ऑफ कोड्स है, अगर कहीं पे भी अचानक से ब्रेक स्टेटमेंट दिख गया तो समझ जाओ ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ये वाला गेट को तोड़ देगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस लूप के बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट होता है। तो इसमें क्या कर रहा है ना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस में ये स्टेटमेंट 5 बार है। यहाँ तो कोई ब्रेक स्टेटमेंट है नहीं ना, तो 5 बार ये एग्जीक्यूट होगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही 5 होगा, आई प्लस प्लस जैसे ही 5 होगा तो 5 लेस देन 5 तो वैलिड होगा नहीं, तो 4 तक हम लोग के पास नेम एट 0, नेम एट 1, नेम एट 2, नेम एट 3, नेम एट 4 तक आ गया होगा। और उस तरीके से नंबर एट 0, नंबर एट 1, नंबर एट 2, नंबर एट 3 तक 4 तक हम लोग के पास स्टोर हो चुका होगा, सारा एंटर यूज़र कर चुका होगा। उसके बाद क्या है, तो ये जो तरीका है ना, नेम एट आई, है ना, तो नेम 0 की जगह बस ब्रैकेट लगा के सुंदर से, तो इस चीज़ को समझ जाओ, बिल्कुल ऐसा ही चीज़ है ना, बिल्कुल ये तुम्हारा ऐसा ही वाला चीज़ है, लेकिन अरे का थोड़ा फॉर्मेट अच्छा है, इस वजह से हम लोग को यूज़र से एंट्री लेने में फॉर लूप का मदद ले सकते हैं। इस केस में हम लोग फॉर लूप का मदद नहीं ले सकते थे। अरे हम लोग को ये सुविधा देता है कि हम लोग फॉर लूप के थ्रू नाम अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि अंदर वाला जो चीज़ है वो एक नंबर रहता है, तो यही है अरे का फ़ायदा। और अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन में भी देखो, जब इधर हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है, इधर हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे इफ़ वाला, तो कितना लंबा लिखना पड़ रहा था, लेकिन अरे के केस में देखना कितना छोटा लिखना पड़ेगा। तो इतना तो ये सारा जो चीज़ हुआ ना, ये फॉर लूप जो चला, इसकी वजह से हम लोग यूज़र से एंट्री ले सके जितना भी हम लोग को एंट्री लेना था। उसके बाद आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, हुज कॉन्टैक्ट नंबर आर यू लुकिंग फॉर, है ना, यूज़र से पूछा जाएगा कि आप किसका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रहे हो। और फिर स्ट्रिंग फाइंड, है ना, हम लोग फाइंड नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे वो नाम, है ना, स्कैनर क्लास के थ्रू वो नाम हम लोग स्टोर कर लेंगे जो कि यूज़र ढूंढ रहा होगा, है ना, जो कि यूज़र नाम एंटर किया होगा ना, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर वो ढूंढ रहा है, वो नाम को हम लोग स्टोर कर लिए हैं फाइंड में, जैसा कि पिछले बार भी किए थे। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखना चाहेंगे कि फाइंड क्या नेम 0 के बराबर है या नेम 1 के बराबर है या नेम 2 के बराबर है। अगर किसी भी नेम के बराबर है तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर देंगे वो नाम और उसके साथ उसका नंबर। तो हम लोग इसके लिए देखो एक फॉर लूप चला रहे हैं फिर से, क्योंकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि अंदर में लिख सकते हैं इफ़ नेम एट आई डॉट इक्वल्स फाइंड, है ना, क्योंकि ये जो आई है ये फॉर लूप के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। वहाँ क्या था, इस वाले केस में क्या था, हम लोग फॉर लूप के थ्रू काम कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पे फॉर लूप कैसे लगाते हैं, एक वेरिएबल का नाम जो है उसमें एक वेरिएबल का जो नाम दिए हैं उसमें फॉर लूप की मदद से यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता था, हम लोग को लंबा लाइन लिखना ही था। लेकिन अरे हम लोग को ये सुविधा देता है कि हम लोग जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर रख सकते हैं और फिर फॉर लूप चला सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। तो देखो ये फॉर लूप चलेगा, सबसे पहले वैल्यू होगा इंट आई इक्वल टू 0, आई का वैल्यू 0 होगा, आई चेक करेगा कि हाँ 0 इज़ लेस देन 5, इस गेट के अंदर घुसेगा और उसके बाद होगा इफ़ आई का वैल्यू भी 0 है तो इफ़ नेम एट 0 डॉट इक्वल्स फाइंड, तो नेम एट 0 जो भी यूज़र एंटर किया होगा और फाइंड जो भी यूज़र एंटर किया होगा, अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 5 नाम डाला था यूज़र और पहला ही नाम जो है वो तुम्हारा फाइंड के बराबर हो, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन चाहे ऐसा इफ़ कंडीशन सच हो चाहे ना हो, है ना, अगर इफ़ कंडीशन सच हुआ तो ये वाला चीज़ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये जो स्टेटमेंट है जो इफ़ के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, देखो इफ़ के नीचे ना ऐसे हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखो इफ़ के नीचे ये खोले ब्रैकेट और इफ़ के नीचे ये ब्रैकेट बंद किए, तो इफ़ और ये वाइल लूप बाकी जितना भी लूप्स होता है उसमें हम लोग ये खोल बंद वाला ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर या एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर या फॉर स्टेटमेंट के अंदर, मतलब जितना के अंदर भी तुम देखते हो ना कि एक ब्रैकेट खुलता है, अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ एक लाइन लिखना है, तो तुम ये कर्ली ब्रैकेट्स को ओमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको सिर्फ एक लाइन लिखना है उसके अंदर, तो हम लोग इस ब्रैकेट को इफ़ के अंदर सिर्फ यही एक लाइन है, एक छोटा सा एक ही लाइन लिखें, तो हम लोग इसीलिए वो कर्ली ब्रैकेट्स को ओमिट कर दिए हैं क्योंकि एक ही लाइन लिखा हुआ है। तो अगर ये जो स्टेटमेंट है ना वो सच होता है तो ये तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा, अगर ये इफ़ कंडीशन सच नहीं होता है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम कंट्रोल सीधा आ जाएगा इस बंद होने वाले गेट पे।
और क्योंकि ये फॉर लूप का गेट है तो ये तो बंद होने वाला नहीं है, ये तो बोलेगा जाओ अपना वैल्यू को क्या करो, अपडेट करो, आई का वैल्यू को प्लस प्लस करो, तो आई का वैल्यू फिर हो जाएगा 0 से 1 और फिर 1 इज़ लेस देन 5। हाँ ये सच बात है, तो फिर इस गेट के अंदर घुसना ही पड़ेगा आपको, फॉर लूप कहेगा तो घुस जाएगा। आई का वैल्यू 1 है और गेट के अंदर आ गया है, तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ़ नेम एट 1 डॉट इक्वल्स पॉइंट, तो अगर नेम 1 जो है जो यूज़र डाला था जो कि सेकंड नेम हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो नेम एट 1 अगर फाइंड के बराबर है तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, बाय द वे अगर इफ़ नेम एट 1 इक्वल्स फाइंड नहीं होता है तो इफ़ कंडीशन सच नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, और ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम कंट्रोल इस गेट बंद होता हुआ गेट को देखेगा। और क्योंकि ये फॉर लूप का गेट है तो फॉर लूप का गेट क्या बोलेगा, वापस से अपडेट होगी। और इस तरीके से ये जो लूप है ना, आई इक्वल्स टू 2 पे भी 1 पे गया है अभी, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3, फिर 4 तक जाएगा, और फिर जब 5 वैल्यू होगा ना इसका, आई का वैल्यू जब आई प्लस प्लस पे जाके 5 हो जाएगा तो 5 लेस देन 5 सच होगा नहीं, और इसलिए फिर प्रोग्राम कंट्रोल सीधा इस गेट के बाहर इस जगह पे आ जाएगा और फिर कहीं ना कहीं प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो काम हम लोग उसमें कर रहे थे है ना, इस प्रोग्राम में कर रहे थे, एग्जैक्टली यही वाला काम हम लोग कर रहे थे किस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में। और देखो यहाँ पे कितना लाइन लग रहा था, और एग्जैक्टली सेम काम हम लोग किए हैं अरे में, तो देखो हम लोग को कितना लाइन लगा है। तो अरे हम लोग को क्या मदद कर रहा है वो तुमको समझ आया होगा। और ये तो 5 लाइन का कोड था, इसलिए अरे तुमको बस थोड़ा सा ही छोटा लग रहा होगा, कोई ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा होगा। लेकिन एक बार सोच के देखो, इस 5 की जगह अगर 1000 होता तो इस कोड के, ये अरे वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे वाला जो कोड है उसमें कोड में बस जहाँ जहाँ 5 लिखे हैं उस जगह 1000 लिखना पड़ता, लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ता। बट अगर इस वाले केस में देखें तो लाइन ऑफ कोड्स इतना हो जाता कि शायद तुम टाइप करते करते तुमको 2 घंटा लग जाता और तुम थक जाते, लेकिन अरे में तुम कितना आसानी से उसी काम को कर पा रहे हो। तो ये सारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल्ड ही है, इसे कंपाइल कर देते हैं एक बार। और चलो ये जो अरे वाला प्रोग्राम है इसको ना हम लोग रन भी करके देख लेते हैं एक बार। तो चलो अब इस फंक्शन को हम लोग रन करके देखते हैं। इस फंक्शन को एक्चुअली हम रन किए एक बार, ठीक है, और उसमें हम देखे कि एक एरर आ रहा है और उस एरर को हम काउंटर किए, ठीक है। तो वो एरर किस वजह से आ रहा था, तो वो नेक्स्ट लाइन फंक्शन की वजह से आ रहा था। नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट एंड फंक्शन के जो कॉम्पोजिशन की वजह से, मतलब 2 हम लोग एंट्री ले रहे हैं ना। तो देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना तुमको, स्ट्रिंग fe इक्वल्स sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ये बस एक एडिशनल लाइन ऐड करने से कोड पूरी तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस fe का इस प्रोग्राम में कोई मतलब स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऐड करने से काम हो जा रहा है। दूसरा काम, एक और तरीका हम ढूंढे जिससे काउंटर किया जा सकता था उस एरर को, तो वो है क्या था, तो आप नेक्स्ट लाइन फंक्शन की जगह नेक्स्ट का यूज़ करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब ये नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट एंड के मेल से एक एरर पैदा हो जा रहा है। ये तुम लोग अभी तक इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन चलो इसको हटाते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा था। और चलो अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अरे वाले में हो रहा है, वो जो प्रोग्राम्स था ना उसमें भी हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट एंड फंक्शन के मेल से एक एरर पैदा हो रहा है। पहली बार हम भी देखे थे इस एरर को। चलो J8, हम नाम बहुत छोटा छोटा दे रहे हैं और नंबर भी बहुत छोटा छोटा दे रहे हैं ताकि मेरा जो चीज़ है वो जल्दी से काम हो जाए। अब किसका कॉन्टैक्ट हम देखना चाह रहे हैं, तो W का कॉन्टैक्ट देखना चाह रहे हैं, तो W का कॉन्टैक्ट क्या रहा है 6। देखो W को हम लोग एंटर किए थे 6, यहाँ पे देख सकते हो, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग को मिल गया कि हाँ 6 ही है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट बनाने का जो ऐप है वो तुम क्रिएट करना सीख गए, बहुत आसान था। अब हम लोग चलो करते हैं दूसरा प्रोग्राम। मतलब ये तो समझ में आ गया होगा कि एरे होता क्या है ना, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, सब कुछ समझ आ गया होगा। ये सब चीज़ एरे के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करने वाले हैं ना, एरे का ही एक प्रोग्राम से डील करने वाले हैं जो कि है मार्क्स, है ना। मार्क्स एंटर करना हम लोग को। एक बच्चा अपना मार्क्स एंटर करेगा 10 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये निकालेंगे और फिर वो एक नंबर देगा, कोई भी अपना मार्क्स, कोई भी सब्जेक्ट का एक मार्क्स जो है, या पता नहीं कोई भी एक नंबर देगा, और फिर हम लोग को ये बताना है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर, जैसे मान लो वो 97 दे दिया, तो हम लोग को ये बताना है कि इन आपका 97 कितने सब्जेक्ट्स में आया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताना है। तो वो 10 नंबर एंट्री करने वाला है और फिर एक बाद में एक और नंबर एंट्री करेगा, और हम लोग को बताना है कि ये जो आखिरी नंबर वो एंट्री किया है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है उस 10 नंबर में, समझे।
मतलब 10 नंबर में 10 सब्जेक्ट में तुम अलग अलग नंबर ले आए, अपना नंबर्स एंटर कर दिए, और उसके बाद फिर वो क्या किया, एक नंबर एंटर किया रैंडमली, जैसे कि 89 एंटर कर दिया, और फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि 89 इसको कोई सब्जेक्ट में आया है या नहीं आया है, और अगर आया है तो कितने सब्जेक्ट्स में आया है, यही हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि 10 नंबर्स उसको डालना है तो एरे का यूज़ करके काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो एरे से इसको बनाते हैं। तो इम्पोर्ट, तुमको दिख रहा होगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्या हो रहा है, इसको बंद करते हैं एक बार। ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल हम लोग क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि हम लोग को स्कैनर क्लास से नंबर एंट्रीज लेना है, और उसके बाद ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर दिए, और फिर ये जो है एरे है, जो 10 नंबर यूज़र से हमको लेना है ना, 10 नंबर किसी भी जन से लेना है यूज़र से, तो वो 10 नंबर के लिए एरे डिक्लेयर कर रहे हैं नंबर नाम का, और क्योंकि 10 एलिमेंट्स होगा तो ये 10, तो ये तो फॉर्मेट होता है एरे का, धीरे धीरे याद हो जाएगा और एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे इस लाइन से। उसके बाद क्या है कि ये हमको बोलना है उसको कि तुम अपना एंटर नंबर यू स्कोर्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना। तो उसके पास 10 सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिख सकते हो, या फिर डिफरेंट में ब्रैकेट लगा के 10 भी लिख सकते हैं कि भाई तुमको 10 ही नंबर एंटर करना है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फॉर लूप चल रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इस फॉर लूप में यही कर रहे हैं कि नंबर एट आई, मतलब जो भी नंबर एट नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन सब का एंट्री ले रहे हैं यूज़र से sc.nextInt, है ना, नेक्स्ट इंट फंक्शन के थ्रू। और sc तो हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। और ये फॉर लूप में देखो एक चीज़, कि इस फॉर लूप में एक ही लाइन है ना अंदर में, तो हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग ओमिट कर सकते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट खुला और बंद हुआ, इसको ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप में सिर्फ एक लाइन था, समझे। तो फॉर लूप में, वाइल लूप में, या फिर इफ में जब एक ही लाइन होता है तो आप उसको ओमिट कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स को। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 10 नंबर एंटर कर दिया यूज़र, इस फॉर लूप की मदद से हम लोग 10 एंट्री ले लिए यूज़र से। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं system.out.println एंटर नंबर, जिसको वो जानना चाहता है कि ये नंबर हमको कितने सब्जेक्ट्स में है, तो वो नंबर हम लोग ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि एंटर कर दीजिए भाई साहब आप। तो उस नंबर को वो यूज़र एंटर करेगा, और उस नंबर को हम लोग स्टोर कर लेंगे फाइंड में, है ना, क्योंकि यही तो हम लोग, ये वो नंबर है जिसको हम लोग को फाइंड करना है उन 10 नंबर में, कि कितना बार वो आ रहा है वो नंबर। और फिर क्योंकि अपने को पता है कि वो नंबर एक से ज़्यादा बार आ सकता है, इसीलिए हम लोग एक काउंटर ले रहे हैं, काउंटर का वैल्यू 0 रख रहे हैं। अगर वो नंबर एक बार भी नहीं एग्जिस्ट किया तो हम लोग का काउंटर का वैल्यू 0 का 0 ही रह जाएगा, लेकिन अगर एक बार एग्जिस्ट किया तो काउंटर का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर 2 बार एग्जिस्ट किया तो काउंटर का वैल्यू 2 हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली। तो फिर हम लोग एक फॉर लूप चला रहे हैं इंट i = 0 से i <10, क्योंकि 10 नंबर्स है ना, यूज़र 10 नंबर एंटर किया है, हम लोग को 10 में चेक करना है, तो इसलिए फॉर लूप चला रहे हैं। और अंदर में क्या है, इफ फाइंड इक्वल टू नंबर एट आई, तो क्योंकि इंटीजर है तो हम लोग डॉट इक्वल टू इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। और अगर स्ट्रिंग होता तो क्या करते, इक्वल्स, है ना, EQUALS यूज़ करते हैं। तो देखो इफ फाइंड इक्वल टू नंबर एट आई, तो i = 0 सबसे पहले आएगा, क्योंकि 0 इज लेस देन 10, तो इस फॉर लूप के अंदर घुसेगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो फाइंड यूज़र जो नंबर एंटर किया है ढूंढने के लिए कि क्या ये नंबर हमको किसी सब्जेक्ट में आया है, वो चेक होगा कि वो नंबर क्या बराबर है नंबर एट 0 पे, मतलब जो पहला सब्जेक्ट का वो नंबर एंटर किया है उससे क्या वो इक्वल है। जब ये फॉर लूप पहली बार रन करेगा तो i का वैल्यू तो 0 होगा। अगर ये कंडीशन सच हो जाता है तो काउंटर का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। काउंटर का वैल्यू 1 बढ़ने को हम लोग काउंटर प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। और फिर ये फॉर लूप बंद तो होने वाला नहीं है, ये तो बोलेगा कि वापस से जाइए अपना वैल्यू को अपडेट कीजिए, यहाँ पे अपडेट करने के बाद इस कंपैरिजन को कीजिए, और फिर अगर कंपैरिजन सही होगा, जो कि हम लोग आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 10, तो 1 इज लेस देन 10, तो ये फॉर लूप के अंदर घुसेगा और उसके बाद कंपेयर इफ क्या करेगा, इफ फाइंड इक्वल टू नंबर एट 1, तो जो 1 पोजीशन इंडेक्स नंबर पे यूज़र नंबर एंट्री किया होगा वो अगर फाइंड के बराबर है तो काउंटर का वैल्यू को 1 बढ़ा दीजिए। तो इस टाइप से नंबर एट 0, नंबर एट 1, नंबर एट 2 से लेकर नंबर एट 9 तक, मतलब 10 नंबर जो यूज़र एंटर किया है अपने 10 सब्जेक्ट में, उन सब को हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या वो फाइंड के बराबर है। और अगर बराबर होता है कोई भी या जितना भी होते जाता है तो हम लोग काउंटर का वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। और इस बार भी देखो इफ़ के अंदर सिर्फ काउंटर प्लस प्लस है, तो हम लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसलिए इफ़ के बाद कर्ली ब्रैकेट खोल बंद नहीं किए, ठीक है। और उसके बाद ये काम हो जाएगा तो काउंटर में मेरा फॉर लूप जब पूरी तरीके से रन कर जाएगा 10 बार,
तो काउंटर में मेरा वो वैल्यू आ जाएगा कि भाई वो नंबर कितने बार आया है, या फ्रीक्वेंसी आ जाएगा उस नंबर का जो यूज़र जानना चाहता है कि ये नंबर हमको कितने सब्जेक्ट्स में आया है। तो काउंटर में वो स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज कोड दिस नंबर, जो भी यूज़र एंटर किया है नंबर, दिस नंबर इन, और फिर कितना बार, तो काउंटर में वही है ना कि वो नंबर आपको कितने बार आया है। तो इन काउंटर सब्जेक्ट्स, इन 3 सब्जेक्ट्स, इन 4 सब्जेक्ट्स। तो काउंटर में तो एक्चुअली एक वैल्यू है, इन 0 हो सकता है, इन 0 सब्जेक्ट्स। तो इस टाइप से हो सकता है। तो इसको हम लोग कंपाइल कर देते हैं और चलो इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं। तो इस बार हम लोग को 10 नंबर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 90 एंटर, उसके बाद 89, 94, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 04 हो गया, 04 नहीं करना था, चलो 94, 4 नंबर भी आया किसी में उसको। और फिर हम लोग 94 का ही फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो यूज कोड दिस नंबर इन 2 सब्जेक्ट्स आ गया ना आउटपुट में। तो देखो 94 सच में हम लोग 2 ही सब्जेक्ट में लाए थे, एक यहाँ पे लाया 94, एक यहाँ पे लाया 94। तो इस तरीके से 10 नंबर यूज़र एंटर किया और उसके बाद एक नंबर और एंटर किया जिसको उसको पता करना था तो कि कितना बार हम लाए ये नंबर को। तो 2 बार लाया था तो 2 बार प्रिंट हो गया। तो यही था फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम। इसको समझ जाना कि बहुत ही आसान प्रोग्राम है ना। क्या ही करना है इसमें, पहले 10 ठो नंबर का एंट्री ले लेना है जो कि यहाँ से तुम ले रहे हो, ठीक है। और फिर ये तो सबसे बेसिक था, डिक्लेरेशन, अरे का डिक्लेरेशन ऐसा होता है। उसके बाद एक और नंबर का एंट्री लेना था जिसको ढूंढना था कि ये कितने बार एग्जिस्ट करता है। और फिर ये फॉर लूप, जो कि बहुत ही आसान फॉर लूप है। इसमें क्या ही है, अंदर में एक छोटा सा इफ है और काउंटर का वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो ठीक है, ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। हम लोग आते हैं हाईएस्ट, मतलब यूज़र 10 नंबर एंटर करेगा और अपने को ये पता करना है कि उनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। ये भी एरे से ही रिलेटेड है क्योंकि 10 नंबर एंटर करना है। जहाँ पे भी 10 नंबर एंटर करना है, 20 नंबर एंटर करना है, थोड़ा ज़्यादा नंबर एंटर करना है, तो वो एरे से ही अक्सर बनता है। बनाना आसान होता है, बन तो उससे भी सकता है, लेकिन लाइन ऑफ कोड्स ज़्यादा लिखना पड़ता है और तुमको एरे से ही बनाना होगा एग्जाम में। तो इम्पोर्ट देखो, यहाँ हम लोग क्या किए, हाईएस्ट नंबर निकालना है, पहले 10 नंबर एंटर ही डालना है। 10 सब्जेक्ट्स में जो नंबर आया आपको एंटर करना है और फिर आपका हाईएस्ट नंबर कैलकुलेट होगा। तो क्योंकि 10 नंबर यूज़र एंटर करेगा तो यूटिल क्लास इसलिए बुलाएं, इसका स्कैनर क्लास हमको यूटिल पैकेज इसलिए बुलाएं क्योंकि हमको उस स्कैनर क्लास को यूज़ करना है। उसके बाद ये सब तो तुमको समझ आ ही रहा होगा, स्कैनर क्लास ले लिए, फिर 10 ठो नंबर लेना है, इसलिए ये जो लाइन है अरे के लिए 10 ठो नंबर एंटर करना है, तो इसलिए इंट नंबर की जगह तुम एन भी लिख सकते थे छोटा करने के लिए। तो नाम है ना, जो नाम देना दे सकते हो। तो ये अरे का फॉर्मेट हो गया। फिर से देख रहे हो, फिर से धीरे धीरे मेमोरी में पकड़ रहा होगा, मेमोरी में ये स्टोर होता जा रहा होगा कि हाँ अरे वो ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि भाई अब डिक्लेयर तो कर दिए, उसके बाद हमको यूज़र को बताना भी है तो आपको नंबर एंटर करना है। तो इसलिए ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हाँ हमको 10 नंबर एंटर करना है इन डिफरेंट, के बाद हम फिर से कर देते हैं 10 सब्जेक्ट कर देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए। तो 10 सब्जेक्ट का वो नंबर एंटर करने के लिए उसको बोल दिए हैं SOPLN वाले स्टेटमेंट्स। उसके बाद वो 10 नंबर जो एंटर किया उसको हमको स्टोर भी तो करना है कंप्यूटर को खुद में, तो उसके लिए फॉर लूप चला दिए हैं, ठीक है। ये फॉर लूप में हम कर्ली ब्रैकेट्स डाले हुए हैं, डालो नहीं डालो चलेगा, एक लाइन लिखो कर्ली ब्रैकेट डाले हो ठीक है, नहीं डाले हो तो भी ठीक है। लोग अक्सर एक लाइन लिखते हैं तो नहीं डालते हैं, लेकिन चलो हम लोग इस बार कर दिए। इस फॉर लूप में क्या हो रहा है कि 10 नंबर का एंट्री ले लेता है, नंबर एट 0, नंबर एट 1। फॉर लूप अब तक बहुत अच्छे से समझ चुके हो, इतना बार तो पीछे ही समझा दिए इसी वीडियो में। तो देखो नंबर एट 0, नंबर एट 1, नंबर एट 2, नंबर एट 3, इस टाइप से एंट्री होगा ना। और हम चलो एज्यूम कर ले रहे हैं कि यूज़र जो एंट्री कर रहा है ना 0 पोजीशन पे, वो नंबर जो एंट्री कर रहा है वो है 3, फिर 1 पोजीशन पे जो एंट्री कर रहा है वो नंबर है 5। मतलब यूज़र जो एंट्री करेगा वो मान लेते हैं कि ये नंबर होगा, ये सारा नंबर्स होगा एक एक करके जो वो नंबर एंट्री करेगा। और उसको हम लोग स्टोर किस में करेंगे, पहला नंबर को नंबर एट 0 में स्टोर करेंगे, है ना। ये नंबर एट 0, आई का वैल्यू सबसे पहले 0 ही तो होगा। फिर हम लोग नंबर एट 1 पे स्टोर करेंगे, फिर नंबर एट 2 पे, फिर नंबर एट 3 पे स्टोर करेंगे। इस टाइप से जो नंबर एट 9 तक हम लोग स्टोर करेंगे तो 10 नंबर हो जाएगा। नंबर एट 9 पे यूज़र 3 एंटर कर रहा है, तो ये हम स्टोर कर लिए ये। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना कि अब हमको मैक्सिमम प्रिंट करना है, मैक्सिमम निकालना है इन सभी नंबर्स में से। तो ये तो नंबर यूज़र एंटर कर दिया, लेकिन हमको काम क्या करना है, हमको मैक्सिमम निकालना है। तो अब मैक्सिमम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम है ना कोई नंबर तो एज्यूम करना था हमको, तो हम क्या किए कि मैक्सिमम एज्यूम कर लिए कि यूज़र जो पहला नंबर डाला है ना वही मैक्सिमम एक बार के लिए। ऐसा नहीं है कि यही हम एज्यूम कर लिया और प्रिंट करने वाले हैं, ऐसा नहीं करने वाले हैं, आगे लॉजिक है, लेकिन अपने को एक नंबर चाहिए था तो हम पहला ही नंबर को ले लिए कि चलो ये मान लेते हैं कि यही मैक्सिमम होगा शायद, और मैक्सिमम में स्टोर कर लिए नंबर एट 0। ठीक है, इंट मैक्स इक्वल्स नंबर एट 0। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं, और उस फॉर लूप में क्या कर रहे हैं कि मैक्स को कंपेयर कर रहे हैं हर एक नंबर से। ठीक है, कि क्या जो कोई भी नंबर ऐसा है जो मैक्स से बड़ा है, तो सबसे पहले हम i इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं ना, 0 से लेकर 10 तक का ये लूप चल रहा है। और तो चलो i इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 था इस फॉर लूप का, i 0 इज लेस देन 10, तो इस लूप के अंदर आएगा। और फिर कंडीशन है कि इफ़ नंबर एट 0 इज मोर देन मैक्स, मतलब इफ़ 3 इज मोर देन 3। तो ऐसा तो है नहीं, 3 मोर देन 3 तो है नहीं, क्योंकि मैक्स में तो हम 3 स्टोर कर चुके थे ना। देखो मैक्स में हम 3 स्टोर कर लिए थे सबसे शुरू में, नंबर एट 0 मतलब 3 हो गया स्टोर, यहाँ पे दिख रहा है ना, मैक्स इक्वल्स 3। और उसके बाद तो नंबर एट 0 इज मोर देन मैक्स, तो 3 इज मोर देन 3, ये कंडीशन तो सच होगा नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, ये फॉर लूप का जो गेट है वो बंद हो रहा होगा, लेकिन बंद होते हुए ये बोलेगा कि भाई अपडेट करके आओ। तो अगला वैल्यू आई का आएगा 1, और आई का वैल्यू जब 1 आएगा तो इज नंबर एट 1 मोर देन मैक्स। तो देखो नंबर एट 1 क्या हो रहा है हम लोग का, नंबर एट 1 है हम लोग का 5, तो क्या 5 इज मोर देन 3? तो सच बात है 5 तो बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, इसीलिए हम लोग का जो रिजल्ट है इफ़ का कंडीशन वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी इसीलिए लिखें कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। और जब ट्रू हो रहा है, इफ़ का जो ये कंडीशन है वो अगर सच हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मैक्स का वैल्यू को हम बदल दे रहे हैं। मैक्स का वैल्यू में कर दे रहे हैं नंबर एट 1, जो नंबर एट 1 पे मैक्स का वैल्यू होगा, मतलब मैक्स इक्वल्स ऑफ 5 हो जाएगा। और तो मैक्स का वैल्यू ऑफ 5 हो गया। उसके बाद ये फॉर लूप फिर बंद होगा, उसके बाद आई का वैल्यू जो है वो 2 हो के आएगा। तो 2 के केस में ये जो इफ़ कंडीशन है ना वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन जो होगा इफ़ वाले स्टेटमेंट में वो होगा कि क्या 2 इज़ मोर देन 5, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, तो ये इफ़ कंडीशन सच नहीं होगा। फिर अगले बार क्या आएगा वैल्यू, 3 पे 9 का वैल्यू है। ठीक है, पोजिशन नंबर 3 पे 9 का वैल्यू है, तो इफ़ नंबर एट आई इज़ मोर देन मैक्स पे आ जाएगा, तुम्हारा 9 इज़ मोर देन 5। हाँ, तब ये इफ़ कंडीशन जो होगा वो तुम्हारा सच हो जाएगा। ठीक है ना, जब नंबर एट 3 आएगा ना, आई का वैल्यू जब 3 होगा फॉर लूप के में, तो नंबर एट आई 3 आ जाएगा, नंबर एट 3 9 आ जाएगा, और 9 इज़ मोर देन मैक्स होगा, तब ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और मैक्स का जो नया वैल्यू होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्स का वैल्यू देखो 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, इस फॉर लूप के कारण फिर से आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। और नंबर एट 4 क्या है तुम्हारे पास, 11 है, और 11 क्या 9 से बड़ा है? मैक्स का पुराना वैल्यू हम लोग के पास क्या था, 9 था, तो क्या 11 9 से बड़ा है? तो हाँ, बात तो सही है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग मैक्स में फिर क्या स्टोर कर देंगे, 11, और इस तरीके से फिर अगला कंडीशन में ये फॉल्स आएगा, फिर उसके बाद ये ट्रू होगा, और उसके बाद फॉल्स 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 होता जाएगा। और जो 12 हम लोग का जो सबसे मैक्सिमम नंबर है ना, पोजीशन नंबर 6 पे जो मौजूद है, तो वो हम लोग का स्टोर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हम लोग का हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा है। और अगर तुम ये भी चाहते हो कि अपने को ये भी पता चल जाए कि कौन से पोजीशन नंबर पे है ना, किस पोजीशन नंबर पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब ये तो समझ आ गया ना कि इस तरीके से फॉर लूप रन करते जाएगा 10 बार, तो मैक्स में जो आगे जो बड़ा नंबर है वो धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा। लेकिन हो सकता है तुमको क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछ दे कि पोजीशन नंबर भी बता दीजिए आप हमको कि किस पोजीशन नंबर पे है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पोजीशन वैल्यू का कोई भी रैंडम वैल्यू रख सकते हैं ना इनिशियलाइजेशन। तो हम लोग पोजीशन वैल्यू को इनिशियलाइज किए -1 से, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ हम लोग कर देते हैं पोजीशन इज इक्वल टू, इफ कंडीशन अगर सच होता है, इफ कंडीशन अगर सच होता है तो पोजीशन का वैल्यू जो है हम लोग कर देंगे एट आई। ठीक है, तो पोजीशन का वैल्यू शुरू में हम लोग कुछ भी रख सकते थे, हो सकता है चलो पोजीशन का वैल्यू 0 ही रख लो, है ना, -1 कोई ज़्यादा बेनिफिशियल, -1 भी रख सकते थे, लेकिन चलो 0 रख लेते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। और फिर पोजीशन का वैल्यू हम आई कर दे रहे हैं, तो जिस मैक्सिमम, ये पोजीशन भी चेंज करता रहेगा,
आई का वैल्यू धीरे पोजीशन का जो वैल्यू है वो मैक्स के साथ चेंज करते रहेगा, और फिर हाईएस्ट नंबर इज मैक्स, ठीक है। और साथ में अगर पोजीशन भी लिखना है एंड इज प्रेजेंट एट प्लस पीओएस, ठीक है, पोजीशन पीओएस में स्टोर हो जाएगा। तो दोनों काम तुम कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा हाईएस्ट नंबर निकालने का तरीका। अच्छा, यहाँ पे हम एक सेमी कॉलम देना भूल गए हैं, चलो सेमी कॉलम दे दिए, तो ये कंपाइल हो गया, ठीक है। तो ये समझ आया होगा, है ना, बहुत आसान सा प्रोग्राम था ये भी, इसमें बस मैक्सिमम निकालना था। लॉजिक जो है वो तुम समझ गए हो कि किस तरीके से काम करेगा ये, और तुम इसको थोड़ा देख सकते हो आराम से कि कैसे कैसे काम किया। हम एक बार तो फॉर लूप के थ्रू तुमको बताने की कोशिश किए हैं, ड्राई रन किए हैं, कोशिश की है, ताकि अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो समझ आए। और उसके बाद चलो हाईएस्ट तुम समझ गए, हाईएस्ट निकालना आसान था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्या कि लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च हम लोग करते हैं। लीनियर सर्च एक प्रोग्राम है हम लोग का, एक्चुअली हम लोग लीनियर सर्च कर चुके हैं। जो कॉन्टैक्ट्स वाला ऐप हम लोग बनाए ना, उसमें जो हम लोग सर्चिंग मेथड यूज़ कर रहे थे वो लीनियर सर्च ही था। तो तुम लोग लीनियर सर्च जान चुके हो, लेकिन अब उसी से रिलेटेड, मतलब एकदम जो बेसिक लीनियर सर्च होता है, तुम लोग थोड़ा अच्छा लीनियर सर्च के बारे का प्रोग्राम तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, वो कॉन्टैक्ट्स ऐप बनाने के थ्रू हम लोग कर चुके हैं वो काम। अब वही काम को हम लोग थोड़ा अलग टाइप से फिर से करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च के लिए हम लोग को क्या करना है कि 10 तो नंबर एंटर करना है, और उसके बाद 10 नंबर यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद फिर 10 नंबर एंटर कर दिया यूज़र, उसके बाद फिर एक नंबर एंटर करेगा और पूछेगा कि ये नंबर जो है वो सर्च कीजिए कि किस पोजीशन नंबर पे पाया जाता है, किस इंडेक्स नंबर पे पाया जाता है। तो कुछ नहीं है, देखो प्रोग्राम देखते हैं, है ना, समझ गए होगे किस इंडेक्स नंबर पे पाया जाता है ये वाला नंबर, ये बता दीजिए हमको, बस और कुछ नहीं, कौन से नंबर पे हम एंट्री डाले थे इसका। तो हम लोग को करना है क्या कि 10 नंबर लेना है यूज़र से। तो सबसे पहले तो स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर दिया, और फिर 10 नंबर लेना है। तो ये नंबर दिख रहा होगा तुमको कि 10 नंबर, है ना, अरे के लिए 10 नंबर लेना है, तो इंट नंबर, जानते हो ये वाला लाइन, अब इतना बार देख चुके हो। फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर यूज कोड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का ही नंबर बता रहा है, 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है इसका, 10 सब्जेक्ट ही पढ़ता है ये आदमी, और ये 10 नंबर ही देगा अपना। और नहीं तो 10 के बाद तो हम क्या करेंगे, 10 के बाद तो हम नंबर लेने ही वाले नहीं है, तो इसको 10 नंबर देना ही पड़ेगा। या तुम लिख सकते हो डिफरेंट के बाद ब्रैकेट लगा के 10, तो ये 10 नंबर एंट्री कर देगा, है ना। ये फॉर लूप के थ्रू, पिछले बार भी देखो इसी फॉर लूप के थ्रू एंट्री किया था, है ना। उसके बाद क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर सर्च एलिमेंट, जो भी उसको सर्च एलिमेंट डालना होगा कि कौन सा एलिमेंट तुम सर्च करना चाहते हो भाई, कि कहाँ प्रेजेंट है, कोई तो एलिमेंट होगा ना जिसको तुम सर्च करना चाहते हो, उस एलिमेंट को करो, मतलब एंटर करो, और उसको हम फाइंड में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ हम फाइंड में स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगर अब चांसेस है कि वो उन 10 एलिमेंट में से अगर एक एलिमेंट एंटर किया होगा तब तो हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ अजीब ही एलिमेंट उन 10 में से होगा ही नहीं तो हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम सक्सेस का वैल्यू रख रहे हैं 0 की, अभी तो हमको सक्सेस मिला नहीं है। जैसे ही हमको सक्सेस मिल जाएगा तो हम इसको 1 कर देंगे। मतलब अगर हमको मिल गया कि ये जो एलिमेंट ये दिया है ढूंढने के लिए, वो अगर हमको मिल जाता है कहीं पे भी, किसी भी पोजीशन नंबर पे मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, सक्सेस का वैल्यू 1 कर देंगे। और नहीं तो हम क्या करेंगे कि सक्सेस का वैल्यू 0 ही रहेगा। अगर वैल्यू 0 ही रहा तो हमको पता रहेगा कि हाँ वैल्यू 0 ही रहेगा, तो हमको क्या पता रहेगा कि हम नहीं ढूंढ पाए, मतलब ये जो नंबर एंटर किया था वो 10 नंबर में से नहीं था, इसलिए ये सक्सेस का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखो हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। ये फॉर लूप इसलिए चला रहे हैं कि एक एक करके नंबर आता जाए, ठीक है। और फिर अंदर में कंडीशन क्या रखे हुए हैं कि इफ़ नंबर एट आई इक्वल टू फाइंड। फ्रीक्वेंसी वाले केस में भी देखोगे फाइंड क्या है, जो यूज़र एक आखिरी नंबर एंटर किया है, और फिर नंबर एट आई जो है वो 10 नंबर जो यूज़र एंटर किया है वो है। मेरा माउस जो है ना वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, इसका बैटरी डेड हो गया है, इस वजह से ये बहुत स्लो काम कर रहा है, बैटरी इसका बदलना पड़ेगा, उस वजह से लैग का इशू भी आ रहा है। पता नहीं काम करेगा भी कि नहीं करेगा ये, हमको लगता है वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा हमको। तो देखो क्या हो रहा है ना कि नंबर एट आई और फाइंड को हम लोग इफ से कंपेयर कर रहे हैं ना, कि एक एक करके नंबर आते जा रहा है, एक एक करके नंबर आते जा रहा है, और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये फाइंड के बराबर है, और अगर है तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कर दे रहे हैं एलिमेंट इज फाउंडेड इंडेक्स नंबर प्लस आई, और सक्सेस का वैल्यू कर दे रहे हैं 1। तो अगर किसी भी स्टेट में ये पहला जो कंडीशन डाला हो ना, इफ नंबर एट आई इक्वल टू फाइंड, 10 नंबर आएगा तुम्हारे पास। अगर कभी भी ये बात सच हो जाता है
तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि हाँ भाई मिल गया है, एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स, और फिर इंडेक्स नंबर भी दे देंगे। सक्सेस का वैल्यू हम कर देंगे 1, और फिर हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने से क्या होगा ना कि जो फॉर लूप जो तुमको पूरा दिख रहा होगा ना, फॉर लूप का देखो गेट कहाँ बंद हो रहा है। अगर ब्रेक आ गया तो फॉर लूप, कोई भी लूप से ही ब्रेक निकलता है, ब्रेक जो है लूप का बाहुबली होता है, पता है। तो ब्रेक क्या करेगा, फॉर लूप का गेट को तोड़ेगा। ये इफ का गेट उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, उसको पता है कि इफ का गेट तो दोस्त होता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। तो आखिर ब्रेक को बुलाए हैं तो लूप का ही गेट तोड़ना है। तो इफ का गेट बंद हो रहा है ब्रेक के बाद, लेकिन उसको उस गेट से मतलब नहीं हो, तो छोटा मोटा चीज़ है ना, उसको तो कंसिडर नहीं करता। उसका काम ये है कि वो लूप का गेट के बाहर निकलेगा। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ये इफ कंडीशन सच हो गया तो पहले तो प्रिंट कर देगा, सक्सेस का वैल्यू 1 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, है ना, मतलब इस लूप से बाहर निकल जाएगा। अब लूप के बाहर, जैसे ही लूप का गेट खत्म होता है तो तुम देखते हो उसके बाहर निकलेगा, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, इफ सक्सेस इक्वल टू 0। तो सक्सेस का वैल्यू अगर उस इफ कंडीशन के अंदर घुसा होगा तो सक्सेस का वैल्यू तो 1 हो चुका होगा। तो ये इफ कंडीशन तो कोई हाल में सच नहीं होगा कि सक्सेस का वैल्यू 0 है। तो ये इफ कंडीशन के बाद जो SOPLN एलिमेंट नॉट फाउंड है वो तो प्रिंट होने वाला नहीं है। बाय द वे अगर एलिमेंट मिल जाता है आपको तो, लेकिन अगर आपको एलिमेंट नहीं मिलता है ना, 10 बार रन करता है और वो जो एलिमेंट यूजर डालता है वो आपको नहीं मिल पाता है, तब क्या होगा ना, तब तुम्हारा सक्सेस का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो पाएगा। और सक्सेस का वैल्यू 1 नहीं हो पाएगा, इसलिए जब ये फॉर लूप का गेट 10 बार आइटरेट होकर ये फॉर लूप खत्म होगा, तब ये इफ सक्सेस इक्वल टू 0 सच होगा। और जैसे ये सच होगा ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। और अब मेरा माउस क्योंकि काम उतने अच्छे से नहीं कर रहा, थोड़ा लैग हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना कि इस सीरीज को भी, मतलब एक बाइनरी सर्च बचा था, ठीक है, और थोड़ा बहुत और कुछ हम अरेज के बारे में तुमको बताते, लेकिन एक काम करते हैं, अब हम लोग इसको यहीं ओवर करते हैं। लीनियर सर्च भी तुमको समझ आ गया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि लीनियर सर्च क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है तो उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, बाइनरी सर्च पे एक और वीडियो बना लेंगे अरे का। और अरे के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा, मतलब काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर ये वीडियो देख चुके हो ना, तो बाइनरी सर्च का ही एक बचा है और कुछ नहीं बचा है अरे में, बाकी सब कुछ तुम कर सकते हो। हाँ, एक ये सम और एवरेज वाला है, तो इसका तुम प्रोग्राम देख सकते हो सम का, ठीक है। सम ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना है तो बहुत ही आसान है। पहले यहाँ क्या करते हैं, हम लोग सारा एलिमेंट्स को ले लेते हैं, उसके बाद सम का वैल्यू 0 कर देते हैं, और फिर एक फॉर लूप चलाना है और उससे ये सम प्रिंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये ए डॉट लेंथ, ये फंक्शन देख लो। तो जो अरे है ना, अरे का नाम हम लोग ए दिए थे, तो ए डॉट लेंथ में अरे का लेंथ आ जाता है, मतलब इस अरे का लेंथ एक्चुअली 10 है, ठीक है। तो ए डॉट लेंथ में 10 वैल्यू आ जाएगा। तो जो हम लोग लेस देन 10 लिखते हैं तो वहाँ पे ए डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग अरे का लेंथ 20 ले रहे हैं तो ए डॉट लेंथ में 20 आ जाएगा। तो ए डॉट लेंथ क्या होता है ये समझोगे, अरे का लेंथ, ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये सम निकालने के टाइम हम ये बस एक सोचे थे तुम लोग को कि ये ए डॉट लेंथ फंक्शन से तुम लोग का फेमिलियरिटी करवा देंगे, थोड़ा जान पहचान हो जाएगा तुम लोग का कि ए डॉट लेंथ आखिर चीज़ क्या होता है। तो ये भी देख लो, है ना। और एक चीज़ से जान पहचान करवाना था, वो अरे का जो एंट्री होता है ना, थोड़ा अलग टाइप से एंटर करने का, उससे भी तुम लोग का जान पहचान करवाना बाकी है, तो वो भी अगले वीडियो में। और एक चीज़ और बताना चाह रहे थे कि सम तो तुम देखो एलिमेंट्स का प्रिंट करना बहुत आसान दिख रहा है, इसी तरीके से एवरेज अगर निकालना है तो बस प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ SOPLN जो है ना, सम ऑफ अरे एलिमेंट्स की जगह लिख देना एवरेज ऑफ अरे एलिमेंट इज इक्वल टू, और फिर यहाँ प्लस सम की जगह लिख देना ब्रैकेट में करके एक बड़ा ब्रैकेट देना, ये जो सम लिखा हुआ है ना उसकी जगह एक ब्रैकेट देना और लिखना सम, फिर डिवाइड कर देना ए डॉट लेंथ से और फिर ब्रैकेट बंद कर देना, तो फिर वो तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा, है ना। सम निकालने के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख देना, एवरेज निकालने के लिए एवरेज ऑफ अरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू, फिर ये बंद करना डबल कोट्स, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट खोलना, फिर सम डिवाइडेड बाय ए डॉट लेंथ, फिर ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट बंद जो कि SOPLN का ब्रैकेट होगा, फिर सेमीकोलन। तो ये भी एक तुम्हारा एवरेज वाला प्रोग्राम भी बहुत ही आसान होता है, उसमें भी बहुत छोटा चीज़ होता है। एक बाइनरी सर्च बचा है हम लोग का, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और कुछ भी बताना है हमको। तो अरे लगभग 1 शॉट करना चाह रहे थे लेकिन 2 शॉट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कुछ कमेंट, कुछ डाउट, कुछ भी हो
हाँ, इस बार ये भी होगा कि कुछ दिन में, अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तुमको कुछ पीडीएफ्स भी देखने को मिलेगा। मोस्टली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ्स देखने को मिल सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हम पढ़ाए हैं उसका जो प्रोग्राम है वो तुमको पीडीएफ्स में मिल जाए। और बस यही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।